भूंडा महायज्ञ के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। हाल ही में शिमला जिले के रोहड़ू की स्पेल घाटी के दल गांव में हुए महाभूंडा यज्ञ की जो मैं ये श्रृंखला चला रही हूं, आज उसकी तीसरी श्रृंखला है। कहते हैं कि दैवीय शक्तियां जो हैं किसी भी तर्क से परे होती हैं और इसके ऊपर ना कोई तर्क काम करता है, ना ही आधुनिक विज्ञान काम करता है। ये सदियों से चली आ रही देव आस्थाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, लोक संस्कृति है, जिसे कि लोग बड़ी आस्था के साथ वहन करते हैं। तमाम इस बात के कि आज हम कितने भी अधिक आधुनिक क्यों ना हो गए हों। तो इसी संदर्भ में नरमेध यज्ञ से जुड़ा भूंडा महायज्ञ, जिसमें कि पहले नर बलि दी जाती थी और आज भी यह प्रथा जारी है। भले ही इसका प्रारूप बदला है, लेकिन सांकेतिक तौर पे नर बलि का जो ये सांकेतिक कार्यक्रम है वो आज भी चलता है। और इस प्रक्रिया को लाखों लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर अपनी धड़कनों पे हाथ रखकर दिल थाम कर देखते हैं कि किस तरह से बेड़ा जाति का एक पुरुष एक रस्से के सहारे से एक घाटी को लांघता है, और जब वो सुरक्षित उस घाटी को लांघ जाता है तो मान्यता है कि पूरे विश्व के लिए ये शुभ होता है, प्रकृति के लिए शुभ होता है, जन जन के लिए ये शुभ होता है। तो ये बेड़ा जो व्यक्ति है, जिसे बेड़ा कहते हैं, कहीं नौड़ कहते हैं, कहीं जियाई कहते हैं, कि ये बेड़ा जाति कौन है जो कि इस नरबलि के लिए चुनी गई थी। इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, और जो अलग अलग कहानियां हैं, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मान्यता जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भूंडा महायज्ञ खसों और नागों की जाति का प्रतीक है। एक समय था जब हिमालय के आंचल में बसे हिमाचल प्रदेश में नागों का राज्य चलता था, और खस एक ऐसी जाति थी जो कि क्षत्रियों की वंशावली मानी जाती है। और मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में खसों ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। तो यही खस मध्य एशिया से होते हुए, कश्मीर से होते हुए हिमालय की तराई में पहुंचे, और वहां से आते आते ये हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए। तो हिमाचल प्रदेश में पहले से ही नाग जाति थी, और जैसे यहाँ खस आए तो खस और नाग जाति में संघर्ष शुरू हुआ, और इस संघर्ष में खसों की विजय हुई। तो खसों ने नाग जाति के ऊपर इसी विजय के प्रतीक के रूप में, कहते हैं, भूंडा महायज्ञ की शुरुआत की थी। इस भूंडा महायज्ञ में मूंज घास नामक घास से एक मोटी रस्सी बनाई जाती है, जिसका एक मुंह मोटा होता है और दूसरा मुंह सांप की पूंछ की तरह पतला होता है, जो कि नाग जाति का प्रतीक माना जाता है। और उसके ऊपर जो बेड़ा बिठाया जाता है, कहते हैं कि वो बेड़ा नाग जाति के वंशज थे, और खसों ने उस नाग जाति को समाप्त करने के लिए ये नरमेघ यज्ञ शुरू किया था। और उसके ऊपर नाग जाति के किसी परिवार के बेड़े को ऊपर बिठाते थे, जिसे कि बेड़ा कहा जाता था, और ये नाग जाति के राजा के मान मर्दन का प्रतीक होता था। वो बेड़ा पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बांधी हुई रस्सी के सहारे गहरे खाई से होता हुआ नीचे एक खंबे पर जो रस्सी होती थी वह बांधी जाती थी, उसके ऊपर लटकता हुआ वहां पहुंचता था। और अगर वो बेड़ा वहां सुरक्षित पहुंच जाता था तो उसे विश्व भर के लिए अच्छा माना जाता था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो ये कई तरह की महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत होता था।
बेड़ा का मरना। तो इस तरह से एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि ये नरमेघ यज्ञ क्यों शुरू किया गया और इसमें इसी जाति के लोग क्यों थे। तो ये खसों और नागों के बीच संघर्ष और एक दूसरे के मान मर्दन का प्रतीक रहा भूंडा महायज्ञ। तो इसी तरह से जो भूंडा महायज्ञ है वो परशुराम द्वारा किया गया पहला नरमेध यज्ञ भी माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भंडासुर नामक एक राक्षस था जिससे देवी देवता बहुत भयभीत रहते थे और उसके भयभीत होने पे वो नारद जी के पास गए उससे अपनी सुरक्षा के लिए। तो नारद जी ने उन्हें महाशक्ति का यज्ञ करने की सलाह दी और महाशक्ति यज्ञ देवताओं ने परशुराम जी से करवाया, जिसके फलस्वरूप माता भुवनेश्वरी प्रकट हुई और माता भुवनेश्वरी ने भंडासुर का वध किया। और इसीलिए मान्यता है कि तब से लेकर आज तक भंडासुर के नाम पर ये भूंडा महायज्ञ मनाया जाता है। और पहला भूंडा महायज्ञ जो है परशुराम द्वारा किया गया था और ये भी मान्यता है कि परशुराम जी ने कहा था कि भूंडा महायज्ञ पर जो भी खर्च होगा उसे उक्त गांवों के लोग अपनी उनकी जो भी आय होगी उसका दशांश देंगे। और इस तरह से भूंडा महायज्ञ को हर 12 वर्ष के बाद जो है मनाया जाता था, क्योंकि इस यज्ञ में अत्यधिक खर्चा हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ को कई जगह 35 वर्षों बाद, कई जगह 40 वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद भी मनाया जाता है। जैसा कि रोहड़ू की स्पेल वैली में दलगांव में इस बार 40 वर्षों बाद भूंडा महायज्ञ बनाया गया, जो कि पहले 1985 में मनाया गया था। बेड़ा जाति से संबंधित एक और कथा भी है कि क्यों बेड़ा जाति के लोगों का ही भूंडा महायज्ञ में नर बलि के लिए उन्हें मूंज घास की रस्सी पर घाटी को पार करवाया जाता था। तो मान्यता है कि ममलेश्वर महादेव सिद्ध पीठ में भृगु ऋषि तपस्या करते थे और एक बार ममलेशा नामक एक युवती भृगु ऋषि की उन्हें तपस्या में रत देखकर उनकी दिन रात सेवा करने लगी। भृगु ऋषि ममलेशा पे बहुत अधिक मोहित हो गए, क्योंकि ममलेशा बहुत सुंदर थी और भृगु ऋषि और ममलेशा के संसर्ग से एक पुत्र प्राप्ति हुई। इधर ममलेशा पुत्र के होने पर, क्योंकि वो कुंवारी थी, तो वो लोक लाज के भय से उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया, जिसे कि एक ब्राह्मण दंपति ने पकड़ा और उसका पालन पोषण किया, जो बाद में विमल मुनि कहलाए गए। तत्पश्चात ममलेशा के साथ संसर्ग से ही भृगु ऋषि की एक और संतान हुई, लेकिन भृगु ऋषि को जब पता चला कि ममलेशा के साथ उनकी तपस्या में बाधा आ रही है, तो वो ममलेशा और उस अपने दूसरे पुत्र को छोड़कर वहां से कहीं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। ममलेशा ने जैसे तैसे अपना वो पुत्र पाला और उसका नाम अमल रखा गया। बाद में अमल का विवाह एक मल्लेच कन्या से हुआ और अमल और मल्लेच कन्या से जो भी आगे परिवार चले, वो उस परिवार के लोग बेड़ा कहलाए गए। तो ऋषि मुनियों ने इस जाति को समाप्त करने के लिए भूंडा महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि इसी ही जाति के लोग, जो कि बाद में बेड़ा कहलाए, उन्हीं की नर बलि दी जाने लगी ताकि ये जाति खत्म हो जाए। तो बेड़ा जाति के लोगों को कहीं बेड़ा कहते हैं, कहीं नौड़ कहते हैं और कहीं जाड़ी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो भूंडा महायज्ञ है, ये अपनी लोक परंपरा और लोक मान्यता और लोक आस्था के लिए बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। हालांकि आजकल जो जाई होता है या बेड़ा होता है या नौड़ होता है, जब वो मुंजा रस्सी से घाटी को पार करता है तो पुलिस वो प्रशासन की उपस्थिति में उस रस्से के नीचे एक बहुत मजबूत नेट लगा दी जाती है कि कहीं अगर गलती से मुंजा रस्सी टूट गई
या फिर गलती से जो बेड़ा है वो रस्सी से नीचे गिर जाता है गहरी खाई में, तो उसका जीवन बचा रहे, उसकी कहीं गलती से मृत्यु ना हो जाए। इसलिए अब ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है भूंडा महायज्ञ का, वो पुलिस प्रशासन और सरकार की उपस्थिति में होता है, क्योंकि नर बलि तो नर बलि, आज पशु बलि के ऊपर भी बहुत सारे कानून जो है पारित कर दिए गए हैं और बहुत सारी जगह अब भूंडा महायज्ञ में नारियल की बलि दी जाती है, जबकि एक समय में बकरे की भी बलि दी जाने लगी थी। लेकिन पशुओं के प्रति दया भावना रखने के लिए और पशु हत्या निषेध कानून को देखते हुए अब बकरों की बलि भी इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो अब ये जो बेड़ा जाति के लोग हैं, तो इस बार के बेड़ा कौन थे? वो बेड़ा रहे हैं सूरत राम जी। और सूरत राम जी स्वयं कहते हैं कि जो भूंडा महायज्ञ है उसमें 9वीं बार उन्होंने अपने जीवन में बेड़ा की भूमिका निभाई है, यानी कि मूंजा रस्सी पे उन्होंने उस गहरी घाटी को पार किया है। वो कहते हैं कि जब वो 21 वर्ष के थे तब वो सबसे पहले बेड़ा बने थे भूंडा महायज्ञ में, और अब भिन्न भिन्न जगहों पे हुए जो भूंडा महायज्ञ हैं उनमें वो इस वाली स्पेल वैली वाली भूंडा महायज्ञ से पहले 8 बार और जाड़ी नौड़ यानी कि भूंडा का काम कर चुके हैं, इसका बेड़ा का काम कर चुके हैं। और बेड़ा जो रस्सी से इस ओर से उस पार गहरी खाई को पार करता है उसे महाआहुति का नाम भी दिया जाता है। तो इस महाआहुति में सूरत राम जी ने 9वीं बार महाआहुति दी है, जो भूंडा महायज्ञ हुआ स्पेल घाटी के दलगांव में। और ये भी मान्यता है कि 3 वर्ष पहले से ही हालांकि स्पेल घाटी के दलगांव में ये कार्य शुरू हो चुका था, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1 वर्ष पहले इसकी तैयारियां जो हैं वो पुरजोर से की गई थी। और ये भी मान्यता है कि जो बेड़ा इस भूंडा महायज्ञ के लिए चयनित किया जाता है वो 1 वर्ष पहले ही अपने परिवार से अलग होकर उस मंदिर में पहुंच जाता है जिस मंदिर का प्रतिनिधित्व भूंडा महायज्ञ करता है। और इस बार स्पेल घाटी के दलगांव के बकरालू देवता के प्रतिनिधित्व में भूंडा महायज्ञ हुआ। तो 1 साल पहले जो व्यक्ति यानी कि सूरत राम जी 1 साल पहले बकरालू महादेव के मंदिर में पहुंच गए थे, फिर उनकी सेवा, उनका खाना पीना, रहना ठहना सब कुछ जो है वो देवता के नाम से ही होता है। और वो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं। और जो मूंजा रस्सी बनाई जाती है जिसपे लटक के बेड़ा इस घाटी के इस पार से उस पार आता है, वो मूंजा रस्सी भी बेड़ा द्वारा ही बनाई जाती है। और मूंज घास को जो गांव से लाया जाता है, एक स्पेशल मूंज घास होती है जिससे कि वो रस्सी बनाई जाती है और जिसे बलौतर भी कहा जाता है। तो वो बलौतर उस बेड़ा द्वारा ही बनाई जाती है। और जब वो बलौतर बनाता है तो उसको उसके साथ उसे एक बिल्ली भी दी जाती है। और बिल्ली इसलिए दी जाती है कि कहीं जब वो रस्सी बना रहा हो तो चूहे कहीं उसे अंदर से कुतर ना दे, तो उसकी सुरक्षा के लिए जहां बलौतर बनाई जाती है, मूंज घास की रस्सी बनाई जाती है जो 400-500 मीटर के करीब होती है, 6 इंच मोटी होती है। एक ओर उसका सिरा मोटा होता है, दूसरी ओर उसका सिरा पतला होता है, जो नाग जाति को का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से मूंज घास की रस्सी बेड़ा किस प्रकार बनाता है, क्या क्या नियम उसके ऊपर लागू होते हैं जब वो रस्सी बनाता है, और किस तरह से वो रस्सी घाटी में इस ओर से उस पार बांधी जाती है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी अपने अगले भाग भूंडा महायज्ञ के 4थे भाग में। तब तक के लिए हिमाचल की संस्कृति को इसी तरह से इसका आनंद लेते रहिए
और देखिए कि इस तरह से सनसनीखेज आज भी आयोजन, आज भी त्योहार और मेले हिमाचल में मनाए जाते हैं, जो देव संस्कृति का एक अनूठा त्योहार है, एक अनूठा संगम है। जिस मूंज घास की रस्सी के ऊपर बेड़ा नरबली के लिए मौत की घाटी को पार करता है, वो मूंज घास क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, किस तरह से बनाया जाता है ये रस्सा, कौन बनाता है ये रस्सा और किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है मूंज घास का ये रस्सा, ये रहस्य जानने के लिए देखिएगा फूंडा महायज्ञ का भाग 4। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिमाचल, जय देवभूमि।